नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम विशेष रूप से गद्य का लक्षण, गद्य के भेद, मिश्र काव्य का लक्षण, उसके भेद, भाषा के आधार पर काव्य भेद, संस्कृत भाषा का लक्षण और वैदर्भी गौड़ीय मार्ग पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम गद्य का लक्षण कह रहे हैं आचार्य दंडी। अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा इति तस्य प्रभेदो दौ तयो आख्यायिका किल। कहते हैं अपादः पद संतानो गद्यम, गणमात्रा नियत वो पाद कहते हैं, और उस पाद से रहित अपादः, जिसमें कोई गण मात्राओं का निश्चित नहीं है, उससे रहित पद सुबंत तिगंत पद समुदाय गद्य कहलाता है। और वह दो प्रकार का होता है, आख्यायिका और कथा के भेद से। उसमें आख्याय का लक्षण यह है जो आगे कहा जाएगा। उसमें किन शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके नायकेनेव वाच्यान्य नायकेनेतरेण वा स्वगुणा विष्क्रिया दोषो नात्र भूतार्थ संचिनः। कह रहे हैं आख्यायिका में नायक अपनी कथा अपने मुंह से कहते हैं, और कथा में नायक स्वयं भी कहता है और दूसरे से भी। नायकेनेव वाच्यान्य आख्यायिका में, अनायकेनेतरेण वा अथा कथा में नायक और स्वयं भी कहता, दूसरे या दूसरे ही कहते हैं कथा जो होती है। इसी तरह यह सिद्ध हुआ, कथा में नायक अपने मुंह से वर्णन कर लेता है, परंतु जिज्ञासा होती है कि उच्च वंशीय कथा नायक अपने मुंह से अपना वर्णन किस प्रकार करेगा। आत्मश्लाघा करना भले आदमी को किस प्रकार पसंद आएगा। इसी शंका के उत्तर में आचार्य दंडी ने कहा अपने वर्तमान गुणों का वर्णन करना आत्मश्लाघा नहीं है। स्वगुणा विष्क्रिया दोषो, इसलिए कहा स्वगुणा विष्क्रिया दोषो भूतार्थ संचिना यथार्थ व्यवहारिणो नायकस्य स्वगुणा विष्क्रिया निज गुण वर्णन न दोषः। अपने गुण का वर्णन करना दोष नहीं है। सही यथार्थ वक्तृत्वेन, अपने यथार्थ चरित्र के द्वारा वह अवर्तमान गुण प्रख्यापन को करे, और नायक में आत्मश्लाघा दोष नहीं लगता। यदि वस्तु सद्गुणों का वर्णन करता है तो उससे दोष नहीं है। फिर कह रहे हैं अपि त्वनि नियमो दृष्टः तत्राप्यन्ये हृदयीरणात् अन्यो वक्ता स्वयं वेत्ति कीदृक्वा भेद लक्षणम। फिर यह भी कह रहे हैं कि आख्यायिका नायक स्वयं अपनी कहानी प्रस्तुत करेगा। अपि तु अनियमः, आख्यायिका याम अपि अन्ये है, आख्यायिका में अन्य नायकों के द्वारा, अन्य अर्थात आख्यायिका का नायक स्वयं अपनी कहानी प्रस्तुत करता है, और कथा में नायक अपनी कहानी कहता है, दूसरे से दूसरा भी उसका वर्णन करते हैं। यह संगत नहीं है, क्योंकि बोले आख्यायिका में भी दूसरे के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यह अनियम देखा जाता है। अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदृक् वा भेद लक्षणम। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि आख्यायिका में दूसरे का के द्वारा वर्णन किया जाना, उसे कथा के अंतर्भूत कर लिया जाए,
तो इसका उत्तर यह है कि कथा आख्यायिका में जब वक्त्र व्यवस्था हो तब न ऐसा माना जाए एक में यह वक्ता दूसरे में यह वक्ता, इस प्रकार का भेद नहीं माना जाना चाहिए, यह भेद नहीं किया जाना चाहिए। आई कह रहे हैं वक्त्रम च वक्त्रम च सोच्छ्वासत्वम च भेदकम, वक्त्रम च अपर वक्त्रम च सोच्छ्वासत्वम च भेदकम। यह जो आख्यायिका और कथा है, तो कह रहे बोले आख्यायिका किसमें होता है? परिच्छेदों में, उच्छ्वास और कथा में लंबक आदि अभिधान होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आर्या छंद से आख्यायिका, आर्या छंद जो छंद आख्यायिका में काम लिया जाता है आख्यायिका में, और वक्त्र अपर वक्त्र जो है कथा में व्यवहार किए जाते हैं। यह भी कह रहे हैं अथा आख्यायिका वक्त्रम चा वक्त्रम च। अब देखिए, यहां देखिए आर्या छंद का प्रयोग आप वहां करेंगे, उच्छ्वास का प्रयोग करेंगे, और वक्त्र अपर वक्त्र का प्रयोग वहां कथा भी करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं चिन्नम आख्यायिकायाश्चेत प्रसंगेन कथास्वपि, परंतु यह व्यवस्था संगत नहीं है, क्योंकि भेद चिन्ह कथा की तरह आख्यायिका में निबद्ध हो सकते हैं, इनके भेद से वस्तु भेद नहीं हो सकता है। अतः यहां भी इन्होंने निराकरण कर दिया कि कथा निर्माण में प्रवृत्त कवि यदि इन चिन्हों से काम लेता है, तो वही कवि आख्यायिका में यदि भिन्न चिन्हों का प्रयोग करे, तो इससे आख्यायिका कथा में कुछ अंतर नहीं होता है। पहले इन्होंने कहा कि वक्त्रम चा वक्त्रम, यह जो है कथा में हो, उच्छ्वास, परिच्छेद और ये जो है आख्यायिका में हो, परंतु कहा कि फिर इसका निराकरण कर दिया कि इस प्रकार से भी भेद निर्धारण नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं आर्यादिवत प्रवेश किम न वक्त्रा पर वक्त्रयो भेदस्य दृष्टो लंबादि उच्छ्वासो वास्तु किम ततः। कथा काव्य में आर्य आदि की तरह वक्त्र अपर वक्त्र नाम छंदों के समावेश में कुछ वादक नहीं है। आर्य दिवत, अब आर्य कहां होता है? इन्होंने कहा कि आख्यायिका में होगा। अब आर्य की तरह वक्त्र और अपर वक्त्र नामक छंदों का समावेश यदि कथा में किया जाए, तो कुछ बाधक नहीं है। ठीक, कथा और आख्यायिका उभयत्र आर्य वक्त्र अपर वक्त्र इन तीनों वृत्तों का यथेच प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां पर इन्होंने संपूर्ण निराकरण कर दिया है। इसी प्रकार कह रहे हैं भेदस्य दृष्टो लंबादि उच्छ्वासो वास्तु किम ततः, इसलिए कह रहे हैं कथा में लंबक उच्छ्वास आदि संज्ञा से प्रकरण विच्छेद किया जा सकता है और आख्यायिका में भी। अर्थात ये कह रहे हैं कि अब दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। इस प्रकार से ये संपूर्ण निराकरण कर रहे हैं। अब ये पूर्ववर्ती आचार्यों के ही मत को यहां ले रहे हैं, इसलिए भी यहां ये देखना चाहिए। इस प्रकार आचार्य दंडी कथा और आख्यायिका में कुछ भेद नहीं मानते हैं। पहले कहते हैं कि भैया वक्त्र अपर वक्त्र उसमें होनी चाहिए, इस प्रकार से आप देख लीजिए एक बार। फिर कह रहे हैं तत्कथाख्यायिके तेका जाति संज्ञा द्वयांकिता अत्रैवांतर भविष्यन्ति शेषाश्चाख्यान जातयः। कह रहे हैं कथा और आख्यायिका केवल यह संज्ञा भेद है, केवल नाम भेद है। संज्ञाओं के भिन्न होने से संज्ञावाच्य अर्थ में भेद नहीं होता। ठीक, जैसे करें घट कलश रूप संज्ञा भेद होने पर भी वाच्यार्थ रूप कंब ग्रीवादिमत पदार्थ विशेष में कोई अंतर नहीं होता। उसे कथा आख्यायिका में संज्ञा भेद होने पर गद्य काव्य रूप वाच्य में कोई अंतर नहीं है। खंड कथा, परिकथा, कथालिका, इसलिए अत्रैवांतर भविष्यति शेषाख्यान जाते हैं। जो भी शेष आख्यान होंगे, चाहे खंड कथा होगी, परिकथा, कथालिका, गद्य आख्यायिका,
यह सब कथा आख्यायिका के अंतर्भाव समझना चाहिए। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कन्या हरण संग्राम विप्रलंभो दया दया सर्गबंध समा एव नैति वैशेषिका गुणा। बोले आख्यायिका में कन्या हरण संग्राम विप्रलंभ मतलब कन्याहरण राक्षस विवाह युद्ध वियोग सूर्योदय चंद्रोदय आदि का वर्णन होता है। अतः इस वर्ण भेद से कथा और आख्यायिका में भेद सिद्ध है। इस तर्क का खंडन इस कारिका में किया गया है। न एते वैशेषिका गुणा, ये बोले यह वैशेषिक कोई गुण नहीं है। ठीक है, यदि कन्या आदि हरण वस्तु आख्यायिका मात्र निष्ठ होते तो भेदक यह भेद हो सकते थे, परंतु बोले यह कन्या हरणादि तो महाकाव्यों में भी वर्णिता स्वीकृत है। ठीक है, अतः इनके वर्णन से आख्यायिक कथा में कोई प्रामाणिकता नहीं किया जा सकता, अर्थात ये दोनों में हो सकते हैं। कन्याहरण विप्रलंभ, कन्याहरण संग्राम विप्रलंभ और चंद्रोदय सूर्योदय सर्गबंध, यह जो है कोई वैशेषिक गुण नहीं, विशेष गुण किसी में नहीं, अर्थात सामान्य गुण है। आगे चलिए, कविभाव कृतम चिन्हम अन्यत्रापि न दुष्यति मुखमिष्टार्थ संसिद्धो किम हि न स्यात् कृतात्मनाम। कह रहे हैं कथा और आख्यायिका में भेद मानना चाहिए। कविभाव कृतम चिन्हम अन्यत्रापि न दुष्यति, आचार्य भामा ने कवेर अभिप्राय कृतई कथनम से माना है कि कवि कथा में कवि अपनी इच्छा के अनुकूल को चिन्ह लगाते हैं। कहते हैं जैसे माघ ने अपने काव्य में प्रति सर्गांत श्लोक में स्त्री शब्द लगाया है, किरातार दुनिया में भारवी लक्ष्मी शब्द को बनाया। तो यही कथा और आख्यायिका में भेद मानने चाहिए, परंतु यदि यह बात यदि कथा भाव में देखी जाती है तब हम इसे कथा और आख्यायिका का भेद समझते, परंतु ऐसा नहीं है। यहां भी यह है अन्यत्र, ये कह रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों का ही कुछ ले रहे हैं, परंतु बोले इस प्रकार कोई भेद नहीं है। ये पूर्व पक्ष दे रहे हैं, उत्तर पक्ष दे रहे हैं और समाधान अपने आप ही कर रहे हैं। इसलिए बोले इन दोनों में इस तरह चिन्ह तो पद्य प्रबंध काव्यों में दिखते हैं। अब ये गद्य और आख्यायिका, तो इसमें कथा और आख्यायिका है, इनमें भेद कैसे निर्णित किया जा सकेगा? यदि कोई करता है तो वह कोई बड़ी बात नहीं। कवि भाव कृतम चिन्हम अन्यत्रापि न दुष्यति मुखम इष्टार्थ संसिद्धो, यदि कोई अपनी इष्ट सिद्धि के लिए करता किम ही न स्यात् कृतात्मना, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है। महाकाव्य में जी चाहे लगाया जा सकता है, और यदि विचार नहीं है तो नहीं, उसमें कोई विशेष नियम नहीं है। अब कह रहे हैं मिश्र काव्य किसे बोलते हैं अथवा चंपू काव्य किसे बोलते हैं? तो कह रहे हैं, लक्षण कर रहे हैं, मिश्राणि नाटकादीनि तेषाम अन्यत्र विस्तरः गद्य पद्यमयी काचित चंपुरित्य विधीयते। बोले मिश्र नाटक कह रहे हैं, मिश्राणि अर्थात नाटकादीनि, दृश्य काव्य मिश्र काव्य, गद्य पद्य का उभयात्मक रूप जो है वह मिश्र काव्य है, और वह है नाट्य अर्थात नाटक। तो गद्य आचार्य दंडी ने जो पूर्व में कहा गया कि मिश्र काव्य का एक भेद है, तो उसी को कहा इन्होंने, नाटक आदि दृश्य काव्य को मिश्र काव्य कहते हैं। और कर तेसाम अन्यत्र विस्तरः, और उनका अन्यत्र विशेष रूप से विस्तार पूर्वक कहा गया है उनको, अर्थात नाट्य शास्त्र आदि ग्रंथों में उनका विशेष रूप से विवेचन किया गया है। श्रव्य काव्यों में कुछ मिश्र होते हैं, और कह रहे हैं गद्य पद्य में ही काचित चंपूरित्य विधीयते, और ऐसा बोले गद्य पद्य का जो मिश्र भाग है, मिश्रित भाग है, वह क्या है, चंपू नाम से, चंपू पद से अभिहित किया गया है। अब श्रव्य काव्य में जो यह नाटक आदि से ग्रहण किया, तो नाटक यह 10 रूपक 10 प्रकार का होता है। नाटक प्रण भाण समकाड्यम यह मृग अंक बीति प्रसन्न, यह 10 रूपक है और 10 उपरूपक हैं। तो इनको इन सबको जानना चाहिए इसी से।
फिर कह रहे तत् एतत् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशस्य मिश्रं च चेत्याहुः आर्य चतुर्विधम। अब इन्होंने कहा कि यह जो हमने गद्य पद्य और मिश्र के भेद से पहले कहा त्रिप्रकारक जो काव्य कहा, उसी को आप भाषा के भेद से उसका काव्य का प्रबंध 3 प्रकार बताओ। आप फिर कह रहे कि भाषा के अंदर हम 4 प्रकार का करें, तो एतत् तत् वाङ्मयम जो पूर्व में कहा गया, तत्पूर्वम एतत् वाङ्मयम भूयः फिर से संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और मिश्र के भेद से 4 प्रकार का होता है। संस्कृतम नाम देवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः तद्भवत् तत्समो देशी इत्यनेकः प्राकृतक क्रमः। संस्कृत किसे कहते हैं इसके बारे में कह रहे हैं। संस्कृतम नाम दैवी वाक्, जिसे दिव्यवाणी कहा गया है, और अन्वाख्याता महर्षि भी, और जिसका आख्यान जिसका व्याख्यान निरुक्त पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा प्रकृति प्रत्यय द्वारा दिखाया गया, और वह भी तद्भव तत्सम और देशी, क्योंकि प्रकृति है संस्कृत से उत्पन्न, उसे प्राकृत कहते हैं। संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत, और वह अनेक प्रकार से होता है, तद्भव तत्सम और देशी। जो संस्कृत से बना हुआ है बिल्कुल संस्कृत के जैसे नहीं, उसको तद्भव। संस्कृत के जैसे जो जिसका आकार या परिवर्तन नहीं होता है, वह संस्कृत यथावत जो संस्कृत है जैसे वो तत्सम, और देशी तो वो शब्द है जो मूल संस्कृत जो प्रकृति प्रत्यय से रहित है, देशी। अब कह रहे हैं महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागरः सूक्तिरत्नानाम सेतुबंधादि अन्मयम। कह रहे हैं प्राकृत भी अनेक प्रकार की होती है। महाराष्ट्री कहा कि महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम, महाराष्ट्रीय भाषा जो है आश्रय प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः, जो प्राकृत है उनमें महाराष्ट्रीय भाषा सर्वोत्तम है, प्रकृष्टम ऐसा विद्वान कहते। विदुः विद्वांसा एवं कथयन्ति, क्योंकि बोले सागरः सूक्ति रत्नानाम सेतुबंधादि अन्मयम, क्योंकि उस प्राकृत भेद महाराष्ट्र में प्रवरसेन नामक कवि ने सेतुबंधु नामक काव्य की रचना की, और शतशयी प्रवृत्ति ग्रंथ भी उसी प्राकृत में लिखे गए हैं। तो सागरः सूक्ति रत्नानाम, यह जो प्रकृष्ट महाराष्ट्रीय भाषा है वह कह रहे हैं कि वह सागर है, सूक्ति रत्नानाम सागरः। आगे कह रहे हैं सौरसेनी च गौड़ी च लाठी चान्या च तादृशी याति प्राकृत में तेवा व्यवहारेषु सन्निधिम। कह रहे हैं इसी में सौरसेनी, गौड़ी, लाठी और अन्य। देखो सूरसेनी जो है सूरसेन नाम से हुआ है, ठीक है, तो इसे मथुरापुरी के आसपास की भाषा इसको मान सकते हैं, ठीक। सौरसेनी ये प्राकृत भाषा है। इसी प्रकार लाट देश, लाट कहते गुजरात को, और गौड़ी बोलते हैं बंगाल को। तो ऐसे देशों के नाम पर जो है याति प्राकृत मित्य व्यवहार सन्निधि, इसी प्रकार से बोले जो है यह इसका व्यवहार किया जाता है। याति प्राकृतम प्राकृतम इति एव व्यवहार सन्निधिम याति, इस प्रकार से
ये सभी देश नामोपलक्षित भाषाएं नाट्य शास्त्र अथवा शास्त्रीय शास्त्र के व्यवहार में प्राकृत नाम से व्यवहृत हैं। आगे कह रहे हैं आभीरादि गिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृताः शास्त्रेषु संस्कृतादन्यत् अपभ्रंश तयोदितम्। कह रहे हैं महाराष्ट्री सौरसेनी मागरी जो कहा है अर्थात सौरसेनी गौड़ी लाटी, उसमें भी कह रहे हैं अब जाति नामोपलक्षित भाषाओं को अपभ्रंश कहे गए हैं। काव्य में आभीर आदि जातियों द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषाएं अपभ्रंश मानी गई। आभीर आदि गिरः काव्येषु अपभ्रंश इति स्मृतः। आभीर आदियों के द्वारा काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे अपभ्रंश कहा गया। और शास्त्रेषु संस्कृतात् अन्यत् अपभ्रंश तयोदितम्। और बोले यह केवल काव्य विषय नियम है, व्याकरण शास्त्र में तो अपभ्रंश संस्कृत से भिन्न भाषा सामान्य को कहा गया है। तो शास्त्रेषु संस्कृतात् अन्यत्, संस्कृत से यह क्या है, भिन्न है, अपभ्रंश तयोदितम। संस्कृतम यहां से व्याकरण शास्त्र को यहां जरूर ले लीजिए। फिर कहा कि संस्कृतम सर्गबंधादि प्राकृतम स्कंदकादि यत् ओसरादिरपभ्रंशो नाटकादि तो मिश्रकम। कह रहे हैं संस्कृतम सर्गबंधादि, संस्कृत में सर्गबंध महाकाव्य खंड काव्य और प्राकृत में जो स्कंदक काव्य लिखे गए हैं, प्राकृतम स्कंदादि, स्कंद आदि। इसी तरह कह रहे हैं अपभ्रंश में अपभ्रंशः ओसरादि, तो अपभ्रंश में ओसरादि काव्य लिखे गए हैं। और मिश्र का मिश्र में नाटक आदि लिखे गए हैं। कथामि सर्वभाषाभिः संस्कृतेन च वर्ध्यते भूत भाषामयी प्राहुत अद्भुतार्था बृहत् कथाम। कह रहे हैं महाकाव्य की भाषा नियमता संस्कृत हो, स्कंदक छंद से निर्मित काव्य की भाषा प्राकृत हो, ओसर आदि छंदों की भाषा अपभ्रंश होती है। इस प्रकार पद्य काव्यों की भाषा के विषय में निश्चय किया गया। अब इस कारिका में कह रहे हैं कि गद्य काव्य कथा की भाषा के विषय में क्या होना चाहिए। तो बोले कथा संस्कृत कथा भाषा अन्य अन्य भाषाओं में समान रूप से लिखी जाती है, परंतु वह तो कथा में सर्वभाषा भी संस्कृतेन वर्ध्यते। कह रहे हैं कि कथा निश्चय पूर्वक सभी भाषाओं में लिखी जाती है, पर संस्कृत इसके लिए नियम नहीं है। फिर भी संस्कृत भाषा में तथा अन्य अन्य भाषाओं में समान रूप से लिखी जाती है। संस्कृतेन च वर्ध्यते, संस्कृत में इसकी शोभा और अत्यधिक होती है, परंतु कथा ही सर्वभाषा भी। यह संस्कृत, ये जो कथा काव्य है, यह गद्य काव्य है, यह जो इसके लिए नियम नहीं है, भाषागत नियम नहीं है। यद्यपि महाकाव्य संस्कृत में ही लिखे जाते हैं, प्राकृत में स्कंदादि लिखे जाते हैं, अपभ्रंश में ओसर आदि लिखे जाते हैं, परंतु कथा काव्य के लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भूत भाषामयी प्राहु अद्भुतार्था बृहत् कथाम। इसलिए कहा कि भूत भाषा निबद्ध कथा बृहत् कथा उपस्थित की जा सकती है। उदाहरण के लिए जो बृहत् कथा है, गुणाढ्यकृत बृहत् कथा, वह अपने मूल में प्राप्य नहीं है।
परंतु भूत भाषामयी वो जो कथा है ना, बृहत कथा, वह जो है किसमें है, प्राकृत में है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए उसके लिए कोई नियम नहीं है। आगे चलिए। लास्य छलित संपादी प्रेक्षतार्थम इतरत पुनः श्रव्यमेव इति सहसापि द्वयी गतिरुता उदाहृताः। कह रहे हैं लास्य एक नृत्य है जिसको मां भगवती भवानी करती हैं और स्त्री द्वारा किया जाने वाला यह श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। छलित पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है यह। संपादी और पूर्व रंग के अंतर्गत वाद्य प्रयोग विशेष को संपा कहते हैं। आदि पद से इन्होंने तांडव, हल्लीसक और रासक का ग्रहण किया है। तांडव नृत्य का नाम है जिसका आधार वीर, रौद्र, अद्भुत रस है, जो भगवान शंकर को अभीष्ट है। पुरुषों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। हल्लीस में नृत्य का नाम है और इसमें बहुत सी स्त्रियां एक पुरुष को नेता बनाकर मंडलाकार में नृत्य करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण। रासक हल्लीस नामक नृत्य प्रभेदों में खास तालबंद का प्रयोग किया जाता है, तब वह रासक कहा गया है। यह सकल लास्य छलित संपादी केवल प्रेक्षार्थ दृश्य है, इसके अतिरिक्त काव्य श्रव्य है। यह केवल प्रेक्षणार्थ के लिए यह देखा जाता है, इसलिए कहा कि इसके अतिरिक्त काव्य श्रव्य है। इस प्रकार से प्राचीन कारों ने काव्य के दो भेद माने हैं, एक दृश्य और एक श्रव्य। आचार्य दंडी ने तीन यहां काव्य के भेद किए, गद्य, पद्य और मिश्र। अब इसी में कह रहे हैं अस्त्यनेको गिरा मार्गः सूक्ष्म भेदः परस्परम तत्र वैदर्भ गौडीयो वर्णेते प्रस्फुटांतरो। अब जो पूर्व में कहा गया वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते, तो उसी में कहा, अच्छा ये यहां ये देखना, जिसको रीतिरात्मा काव्यस्य अथवा विशिष्ट पद रचना रीति ही, उसी के बारे में कह रहे हैं वाचाम विचित्र मार्गाणाम निबंधु क्रिया विधिम। जिस वाग वैचित्र का उपकर्म किया गया था वह रीति भेद से संभव होता है। रीति का मतलब मार्ग विशेष, विशिष्ट पद रचना रीति। इसी में कह रहे हैं तत्र वैदर्भ गौड़ियो, उसमें वैदर्भ और गौड़िया कहा गया दो मार्ग। आचार्य दंडी के अनुसार मार्ग दो हैं, गिरा के, वाणी के अर्थात रचना प्रकार के अर्थात रीति के दो मार्ग हैं। कौन कौन से? वैदर्भ और गौड़िया। तो उनका वर्णन आगे किया जाएगा। आज जो हमने चर्चा की गद्य काव्य का लक्षण, गद्य काव्य के भेद, गद्य काव्य में क्या होना चाहिए, चंपू काव्य आया, संस्कृत भाषा के आधार पर जो काव्यों के भेद, और अब आया हमने गिरा, वैदर्भ और गौड़िया मार्ग का वर्णन किया। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।